चलो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डायग्राम बेस्ड भी चैप्टर है और बहुत सारा कंटेंट है और यू कैन सी इसमें वेटेज भी इस चैप्टर का ज़्यादा है। ओके, तो नेजल चेम्बर जो है इट इज डिवाइडेड इन 3 रीजन, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड ऑल्फैक्टरी। इसमें वेस्टिब्यूल जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वो आपका एयर को वार्म करता है, और ऑल्फैक्टरी पार्ट ये स्मेल करता है, ये फिल्टर करता है। इस पे भी देखो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ आपका नेजल चेम्बर हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। रेस्पिरेटरी हो गया, वार्म करता है, ओके, एयर को मॉइस्ट करता है, मॉइस्ट एंड वार्म करने का काम आपका रेस्पिरेटरी पार्ट करता है। फिर फेरेंक्स के भी 3 रीजन है, नेजोफेरेंक्स तो नेजल चेम्बर के साथ अटैच है, ओरोफेरेंक्स आपके माउथ के साथ कनेक्टेड है, और लैरिंग जो फेरेंक्स जो आपका लैरिंग्स या साउंड बॉक्स के साथ कनेक्टेड है। ओके, और अगर आपको एयर को ट्रकिया में डालना है तो लैरिंजो फेरेंक्स से ही वो जाएगा। ओके, फिर ट्रकिया लॉन्ग ट्यूब है 10 to 12 सेंटीमीटर, ट्रकिया को विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देखो सी शेप एक एन सी कार्टिलेज होता है जिसको इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज भी कहते हैं, बी केयरफुल। तो 16 to 20 यू कैन सी व्हाट रिंग शेप कार्टिलेज ट्रकिया को सपोर्ट, ताकि वो कोलैप्स टू प्रिवेंट। तो ये देखो गिव रीजन है टू प्रिवेंट कोलैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रकिया। फिर लंग को इंक्लोज किया जाता है 2 प्लूरल मेम्ब्रेन में, डबल मेम्ब्रेन में। आउटर पैराइटल हमेशा रखना, अगर 2 कवर है इसमें बाहर वाले को हमेशा पैराइटल कहते हैं, और जो ऑर्गन के साथ कांटेक्ट में है उसको विसरल कहते हैं। तो विसरल मतलब इन कांटेक्ट विद ऑर्गन, कांटेक्ट विद व्हाट, ऑर्गन के साथ। फिर राइट लंग देखो लार्ज है, उसमें 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, उसी में एक डिप्रेशन होता है ताकि हार्ट प्लेस हो सके। तो लेफ्ट लंग स्मॉल होता है, 2 लोब्स में वो डिवाइड होगा। फिर आपका टर्मिनल ब्रोंकियल से जो एयर सैक बनता है उसमें 10 से 12 यू कैन सी व्हाट अल्विलाई होते हैं। ओके, तो सिंगल को अल्विलस कहते हैं। ओके, 10 तो पूरे लंग्स में, दोनों लंग्स मिला के 70 मिलियन अल्विलाई, मतलब 7000 लाख आपके क्या है अल्विलाई होते हैं। ओके, टर्मिनल बैग्स। तो 1 इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन एंड 1 एक्सपायरेशन मतलब एक्सहेलेशन, इसी से एक ब्रीद। ओके, तो इसी को हम लोग रेस्पिरेटरी सिंगल रेस्पिरेटरी साइकिल कहा जाता है, रेस्पिरेटरी साइकिल कहते हैं इसको। ओके ओके, ये थोड़ा सा इस पार्ट को हम कट करते हैं। ओके, तो नेजल चैम्बर फिर से आ गया, फायरिंग्स ये पार्ट रिपीट हुआ है। चलो फिर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी कैपिलरी इज 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और अल्वेओलार में ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसके लिए यू कैन सी व्हाट आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके ब्लड से आपके लंग्स में एंटर करता है। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो इससे जितने भी आपके क्या है आपका पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको आपको ऐड करना है। और उसी तरह पल्मोनरी कैपिलरी, लंग के अल्वेला के पास जो कैपिलरी है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, अल्वेला के अंदर 104 होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अल्वेला का जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में चला जाता है। ओके, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इट इज रिमूव्ड इनटू द लंग्स, और आपका यू कैन सी ऑक्सीजन जो है इट एंटर्स लंग अल्वेला, और ऑक्सीजन एंटर्स इनटू व्हाट, ब्लड, वो ब्लड में एंटर करता है। ओके, फिर टाइडल वॉल्यूम, तो जितने भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितना एयर जाता है आता है, मैक्सिमम यू कैन सी फोर्स्ड। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम को नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग 500 ml सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। 150 ml हमारे हमेशा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जमा रहता है, जो एक्सचेंज नहीं होता है, बिकॉज हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक अप टू द आपका सो नेजल चेम्बर से लेके आपका टर्मिनल ब्रोंकियल तक का जो स्पेस है वो 150 ml है, जो हमेशा ओपन रहता है। तो उसी में 150 ml हमेशा एयर रहेगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, वो उसके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं होता, इसके लिए उसको डेड स्पेस कहते हैं। फिर मैक्सिमम फोर्स्ड इंस्पिरेशन, फोर्स्ड जबरदस्ती फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी कि आप कंटिन्यूसली अगर सांस लोगे विदाउट ब्रेक तो मैक्सिमम आप 2 लीटर से 300 लीटर एयर लंग्स में ले सकते हो। उस तरह मैक्सिमम कितना आप रिलीज कर सकते हो, ये हो गया फोर्स्ड एक्सपायरेशन, जबरदस्ती आप कितना एयर एक्सपायर कर सकते हो वो है 100,000 से 1101। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम जितना बच जाता है, ओके अंडरस्टूड, मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन के बाद भी जितना बच जाता है
मतलब एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, लेकिन जबरदस्ती हवा रिलीज करने के बाद भी जो हवा रह जाती है लंग्स में उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी इज 52058 ml, और ये जो दो वैल्यूज है, वाइटल कैपेसिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल, आपका टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम मिल के जो आपका वैल्यू होता है उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ओके, और सारे वैल्यूज को मिला के जो वैल्यू आता है उसको हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। ओके, तो इसका देखो फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक से देख लेना, वो जो फिगर दिया हुआ है जिसमें सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दिए हुए उसको एक बार देख लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी रिप्रेजेंटेशन है, जितने भी आपके टेबल्स है, ओके, वो सब आपको अच्छी तरह करना है। देन तो ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स है आपका, ओके, जो ऑक्सीजन और कार्बन को ट्रांसफर करते हैं, उसमें आरबीसी और प्लाज्मा आता है। तो आरबीसी और प्लाज्मा ये ब्लड के दो कंपोनेंट है, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। 3% ऑक्सीजन जो है जो प्लाज्मा से सिंपल सोल्यूशन के रूप में वो जाता है टिश्यू तक, लेकिन मेजर पोर्शन 97% जो है वो आरबीसी का हीमोग्लोबिन लेके जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा है। ओके, और हीमोग्लोबिन के पास 4 अमीनो एसिड चेन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, हर एक के पास एक एक हीम ग्रुप होता है। 4 हीम होने की वजह से चारों के पास 4 आयन होते हैं, और हर आयन एक ऑक्सीजन लेके जा सकता है। इसके लिए आपका हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन टोटल 4 ऑक्सीजन लेके जा सकता है। ओके, 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन इज रेयर, तो मैक्सिमम सैचुरेशन 95 से 97% होता है अलुविलाई में। ओके, 100 mm ऑफ मर्क्यूरी के पार्शियल प्रेशर में। ओके, चलिए फिर 30 mm मर्क्यूरी का जो प्रेशर रहेगा उस टाइम पे खाली 50% सैचुरेशन होता है, ये आपको मार्क करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ब्लड में 50% ऑक्सीजन होने का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 30 mm ऑफ मर्क्यूरी है। लेकिन 30 mm ऑफ मर्क्यूरी का ये जो पार्शियल प्रेशर है, ओके, इससे खाली 50% सैचुरेशन होगा। ओके, देन हीमोग्लोबिन का एफिनिटी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी केयरफुल, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ऑक्सीजन से 250 टाइम्स ज्यादा होती है। CO, बी केयरफुल, इट इज नॉट CO2। ओके, और ये भी आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन जोड़ता है तो अनस्टेबल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा अनस्टेबल कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो स्टेबल कंपाउंड बनता है जिसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसको डिसोशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हीमोग्लोबिन जो है वो फिर ऑक्सीजन लेके नहीं जा पाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। 7% ट्रांसपोर्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कार्बनिक एसिड के फॉर्म में होता है, या आपके एक प्रोटीनिक एसिड, क्योंकि ये जो एसिड होता है ये प्रोटीन के साथ जुड़ के प्रोटीनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फिर मेजर पोर्शन 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, तो बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट ऑफ पोटेशियम के रूप में वो लंग्स तक आता है। और बाकी का जो रिमेनिंग 23% है वो आपका आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, लेकिन देखो यहाँ पे हीम के साथ नहीं जुड़ता है, वो आपके अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है। इसके लिए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ के आता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो आपके हीम ग्रुप के साथ जुड़ता है, और आगे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो जुड़ता है वो ग्लोबिन, मतलब जो प्रोटीन पार्ट है उसके साथ जुड़ता है। फिर ये रिएक्शन देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपका रेस्पिरेटरी, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का ये रिएक्शन है। ओके, इसको भी अच्छी तरह कीजिए बच्चों। ओके, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, को 6 ऑक्सीजन चाहिए, इन द प्रोसेस 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर रिलीज होता है, साथ में 686 किलो कैलोरी रिलीज होता है, और इसी से अल्टीमेटली बनता है टोटल 38 ATP, जो आपने देखो लास्ट ईयर अपने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा है। ओके, फिर एक ATP को बनाने के लिए आपको एक ADP चाहिए, एक फॉस्फेट चाहिए, और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई ATP एनर्जी जब रिलीज करता है, वो रिलीज करता है 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। ओके, तो ATP बनाने के लिए 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होना चाहिए, और वो जनरली रेस्पिरेशन, टर्मिनल रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। तो एडल्ट ह्यूमन जो है वो 12 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से, ओके,
ये हो गया दिन के टाइम पे। रात के टाइम पे तो बहुत स्लो हो जाता है, और जब हम लोग कोई ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। लेकिन न्यू बॉर्न बेबी जो है वो 44 टाइम्स पर मिनट एक एनसी ब्रीथ करता है, क्योंकि उसका हार्ट बीट भी फास्ट होता है, क्योंकि हार्ट बीट अगर बढ़ गया तो ब्रीदिंग रेट भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो बच्चे का हार्ट बीट जनरली 160 से 180 पर मिनट रहता है। एवरेज एडल्ट जो है उसके पास 4 से 6 लीटर ब्लड होता है ऑन एवरेज बोलेंगे। मेल में जनरली 5 से 6, और फीमेल में जनरली 1 लीटर कम 4 से 5। एक ऐसी एवरेज अगर बोलेंगे, एक्चुअल वैल्यू अभी आपको मिलेगा। ओके, तो ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.4 पीएच। अभी देखो इसका रेंज अगर दे दिया, रेंज, तो अगर रेंज आपको दिया होगा एमसीक्यू में तो वो है 7.35 से लेके 7.45। तो रेंज अगर बोला है तो 7.35 से 7.45 आपको लिखना है। तो ब्लड के दो मेन कंपोनेंट है, फ्लूइड पार्ट 55%, प्लाज्मा, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड सेल 44%। तो इन दोनों का जो सिंपल रेशियो है वो आ जाता है 11:9। तो अगर रेशियो बोलेंगे तो 11:9 वैकेंसी आपको लिखना है। ओके, तो प्लाज्मा के पास को मेजर पोर्शन 90% वाटर, 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन, उसमें भी सबसे ज्यादा एल्बुमिन होता है, फिर 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और रिमेनिंग जो होता है उसमें ग्लूकोज, बाकी के वेस्ट वगैरह, हार्मोन्स वगैरह रहते हैं। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब सेल्स, उसी को कॉर्पोसल्स कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं, सेल्स कहते हैं। उसमें आरबीसी है सबसे मेजर, डब्ल्यूबीसी और व्हाट, प्लेटलेट। और आरबीसी देखो मेल में एक्चुअल जो है, मेल में कितना होता है 5.1 से 5.8 मिलियन, और फीमेल में कम रहता है 4.3 to 5.2 मिलियन। हमें ये देखो मिलियन को 1 मिलियन हमेशा याद रखना, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। इसके हिसाब से आपको देखो नीट लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा होता है। फिर आरबीसी का एवरेज लाइफ 120 डेज है, जिसके बाद में देखो उसको मालूम है स्प्लीन, उसमें उसको रिसाइकल करते हैं। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ एक एनसी आरबीसी। तो सारे ज्यादा करके एक एनसी जो आरबीसी है उसको स्प्लीन, फिर दूसरा है आपका लीवर में उनको रिसाइकल करता है। आरबीसी के सारे कंपोनेंट, स्पेशली हीमोग्लोबिन को रिसाइकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आरबीसी के अंदर देखो हीमोग्लोबिन होता है 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स। जस्ट इमेजिन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसमें अल्टीमेटली इसके हिसाब से कितना ऑक्सीजन लेके जा सकता है वो 270 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 4 ये हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना लेके जा सकते हैं। देखो नीट लेवल पे अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हीमोग्लोबिन कंटेंट को ग्राम परसेंटेज में, ग्राम पर 100 ml से कंपेयर करते हैं, तो मेल में ज्यादा होता है 14 to 17 और फीमेल में होता है 13 to 15। ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ओके, फिर नॉर्मल एडल्ट जनरली उसमें 5000 से 11000 डब्ल्यूबीसी होते हैं। देखो बच्चों, हम लोग जो यहाँ पे वैल्यूज सब देख रहे हैं, ये सब वैल्यूज जो है ये हमारे बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अगर आप नीट कर रहे हो तो यही वैल्यू आपको चेक करने पड़ेगा फ्रॉम सीबीएसई टेक्स्ट बुक, तो वो फिगर आप जो होगा वो ज्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा ही फर्क है, उसको आपको खाली चेक करना है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर 4000 से कम हो गया तो उसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं, और बढ़ गया तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, है ना। ओके, फिर ग्रेनुलोसाइट्स जनरली तो डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स है, ग्रेन्यूल्स वाले जो 72% और अग्रेनुलोसाइट्स 28% रहते हैं। ओके, फिर ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है 70%, जिसमें 2 से 7 लोब वाले न्यूक्लियस होता है, इसके लिए उसको मल्टी लोब्ड भी कहते हैं। उसी को पॉलीमॉर्फो PMNL भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। फिर बेसोफिल का अमाउंट बहुत ही कम होता है, देखो 0.01%, ईओसिनोफिल का 1.3% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट 25 to 30, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो डब्ल्यूबीसी का है वो है लिम्फोसाइट, जिसके दो टाइप होते हैं, टी सेल एंड बी सेल। मोनोसाइट का नंबर होता है 3 to 5%। तो इस तरह आपके देखो सारे जो डब्ल्यूबीसी है उसको प्रोपोर्शन यहाँ पे आ गया हमारा। ये थ्रोम्बोसाइट्स जनरली उसका एवरेज वैल्यू है 2.5 से 4.5 लैक्स। ओके, तो सेकंड नंबर पे नंबर के हिसाब से आता है थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आपके आरबीसी है। फिर तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है, तो 12 क्लॉटिंग फैक्टर है, जिसको नंबर 1 to 13 दिया हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो फैक्टर आपका 6 था उसको एलिमिनेट किया है, दैट फैक्टर हैज बीन रिमूव्ड। ओके, तो इसके लिए कैन सी नंबर जो है आप रोमन में देखेंगे तो 13 तक दिया है, इसमें 6 फैक्टर को यूज नहीं किया जाता है। तो हार्ट का एवरेज वेट देखो 300 ग्राम मेल में है, 250 ग्राम पाव किलो फीमेल में है। पेरिकार्डियम, हार्ट का जो डबल मेम्ब्रेन कवर है उसमें 2 लेयर होता है, बाहर का फाइब्रस जो टफ होता है और इनर सिरस जो सॉफ्ट होता है, और उसके फिर 2 सब लेयर होते हैं,
विसरल एंड पैराइटल, जो अभी देखेंगे। ओके, तो सीरस पेरिकार्डियम को दो लेयर्स में डिवाइड किया है, आउटर पैराइटल, फिर से देखो आउटर लेयर हमेशा पैराइटल, इनर लेयर हमेशा क्या होता है, विसरल रहता है। ओके, फिर हार्ट का वॉल जैसे कट करेंगे, यूट्रस को जैसे देखा कट किया, जैसे गाल को आप कट करोगे, बाहर वाला स्किन, अंदर स्किन और बीच वाला मस्कुलर स्किन, तो आउटर एपिकार्डियम जो सिंगल स्मूथ लेयर का विद थिन लेयर ऑफ इलास्टिक टिश्यू होता है, मायोकार्डियम यही थिक लेयर होता है, इसी की वजह से ऑरिकल वेंट्रिकल का थिकनेस डिसाइड होता है, वेंट्रिकल का थिकनेस बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑरिकल। मायो यही बनता है आपका कार्डियक मसल से, जो स्पेशल मसल होता है। और फिर इनर मोस्ट लेयर जो सबसे स्मूथ होता है एंडोथीलियम से बनता है, एंडोकार्डियम। देन ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर्स है, ये आपको मालूम है, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट एंड लेफ्ट व्हाट, वेंट्रिकल। ओके, the auricle are upper thin और वेंट्रिकल आर लोअर थिक। ओके, तो चारों चैम्बर्स का आपको ये मालूम, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह ये चारों चैम्बर्स को, इसी से आपका एक ऐसी आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसको आप देख लेना मेरे ओके आपका प्लेलिस्ट में। ओके, सर्कुलेशन चैप्टर का। तो सिस्टमिक आयटा जो मुख्य धमनी होती है, उसके 3 रीजन, असेंडिंग जब ऊपर जा रहा होता है, तब अगर ऐसा देखेंगे ऐसा कर्व होता है इस तरह का, तो ये असेंडिंग पार्ट। फिर एक जो कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड पार्ट इसको कहते हैं आर्क पार्ट, इसी से 3 ब्रांचेस निकलते हैं, इसी से 3 ब्रांचेस निकलते हैं, और फिर पीछे जाके जब वो डोर्सल आर्टरी बन जाता है, उसको डिसेंडिंग आर्म कहते हैं। तो आर्टिक आर्च से देखो 3 आर्टरीज निकल रहे हैं, एक जो आर्म्स में जाता है ब्रैंकियोसेफेलस, दूसरा कॉमन कैरोटिड जो हेड में जाता है, सब क्लेवियन वेन लेफ्ट वाला, फिर 4 पल्मोनरी वेन, 2 राइट और 2 लेफ्ट, वो आपके लेफ्ट एट्रियम में एंटर करते हैं, लेकिन इसमें वैल्व्स नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सारे के सारे ब्लड वेसल जो हार्ट में आते हैं उनमें वैल्व्स होता है, खाली ये 4 पल्मोनरी वेन्स को वैल्व्स नहीं दिया गया है। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर मस्कुलर और 3 टाइम ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो राइट वेंट्रिकल इसके लिए सबसे, लेफ्ट वेंट्रिकल के इसी थिकनेस की वजह से हार्ट जो है लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बेंड हो गया है। ओके, फिर पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, तो आपका राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलता है वो पल्मोनरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है सिस्टमिक। ओके, सिस्टमिक है बच्चों। तो इनमें 3 सिमिलर वाल्व कहते हैं, इसी को आयोटिक वाल्व भी कहते हैं। ये अकेला आर्टरी है, इसके पास वाल्व होता है, और वाल्व का काम है बैकफ्लो प्रिवेंट करना। फिर हार्ट बीट देखो, अभी यहाँ से अभी कुछ वैल्यूज इंपॉर्टेंट, 72 टाइम्स जनरली पर मिनट यू कैन सी बीट करता है नॉर्मल, जिसको हार्ट रेट भी कहते हैं, पल्स रेट भी कहते हैं। ओके, उसी को स्ट्रोक रेट भी कहते हैं, स्ट्रोक रेट। तो हार्ट बीट को स्ट्रोक भी कहा जाता है, एक सिंगल स्ट्रोक, और इसी से पल्स डेवलप होता है। इसके लिए 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 पल्स। तो इन हार्ट बीट वेंट्रिकल पंप करता है। ओके, तो जनरली सबसे इंपॉर्टेंट वेंट्रिकल है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल 70 ml ब्लड पंप करता है, इसी को फिर कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक हार्ट बीट से जनरली 70 ml पूरे मतलब बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इस पे आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। कार्डियक आउटपुट के लिए आपको हार्ट रेट जो है HR को मल्टीप्लाई करना है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम से, SV इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये फॉर्मूला अच्छी तरह करो बच्चों, क्योंकि आपको हो सकता है नॉर्मल वैल्यू से पूछेंगे, नहीं तो एक कैन सी व्हाट मॉडिफाइड वैल्यू दिया जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से देखो 70 हार्ट रेट है आपका, सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम है, SV इज 70 एंड हार्ट रेट इज 72, उसके हिसाब से 5040 ml फिगर आता है, जो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 5 लीटर, यानी कि हार्ट जो है आपका 1 मिनट में ही 5 लीटर खून सर्कुलेट कर देता है। तो देखो 1 हार्ट बीट 1 पल्स के बराबर है, दैट इज 1 स्ट्रोक 1 कार्डियक साइकिल, जो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। ओके, फिर अभी ऑरिकल और वेंट्रिकल जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक साथ नहीं होते, पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दोनों का टाइमिंग 0.8 सेकंड में, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है 0.1 सेकंड में। देखो सिस्टोल को ही कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और डायस्टोल को आपका रिलैक्सेशन कहते हैं। ओके, तो ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.1 सेकंड के लिए, तो रिमेनिंग 0.7 सेकंड वो रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक है, देन वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करेंगे तो 0.3 सेकेंड वो कॉन्ट्रैक्ट होता है
और रिमेनिंग 0.5 सेकंड क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो दोनों का देखो टोटल टाइम 0.8 सेकंड हो गया। ओके, फिर तो अल्टीमेटली हार्ट जब बीट करता है तो 0.4 सेकंड में दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होता है। तो इसी को जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। ये कैसे आ गया देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद में वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए, रिमेनिंग टाइम पे 0.4 सेकंड। तो इस टाइम में ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हो रहे होते हैं। ओके, तो उसको जॉइंट डायस्टोल या कंबाइंड डायस्टोल भी कहते हैं। तो यही आपके वैकेंसी 3, ये जो एट्रियल सिस्टोल है, वेंट्रिकल सिस्टोल है और जॉइंट डायस्टोल, इसी से आपका कार्डियक साइकिल, इसी से आपका कार्डियक साइकिल के 3 फेज डिफाइन होते हैं। ये भी अच्छी तरह करो बच्चों। ओके, देन 3 टाइप के ब्लड वेसल है देखो, आर्टरीज, जो तो आर्टरीज उसको कहते हैं जो ब्लड को बॉडी ऑर्गन में लेके जा रहा है। ओके, हार्ट से, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन। और वेन होगा जो बॉडी से हार्ट में ब्लड लेके आ रहा है। और कैपिलरी इंटरकनेक्ट करता है, जहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो जो भी एक्सचेंज होता है, जो भी चीजें टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है, वो कैपिलरीज के, उसको इंटरकनेक्टिंग आर्टरीज कैपिलरीज कहते हैं। ओके, या ब्लड वेसल कहते हैं। ओके, और आर्टरी ऑफ वेन को अगर आप कट करोगे, टीएस में करोगे, तो 3 लेयर्स आपको मिलेंगे। एक्सटर्ना जो टफ होता है, मीडिया मस्कुलर और इंटरना स्मूथ। तो हार्ट के 3 जो लेयर्स है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेयर में आपके आर्टरी और वेन के भी लेयर्स होते हैं। एक्सटर्ना आपका फाइब्रस टफ रहता है, आर्टरी में वो ज्यादा टफ होता है, वेन में वो कैन सी व्हाट आपका थोड़ा कम थिक होता है। इसके लिए वेन्स जो होते हैं ज्यादा इलास्टिक होते हैं, कम यू कैन सी टफ होते हैं। आर्टरी ज्यादा यू कैन सी व्हाट टफ होता है, कम इलास्टिक होता है, क्योंकि मीडिया ये जो है मस्कुलर लेयर, मीडिया इज द मस्कुलर लेयर, ये आर्टरी में बहुत थिक होता है। ये तो आर्टरी बोल सकते हैं, आर्टरी इज जस्ट लाइक वेंट्रिकल एंड वेन इज जस्ट लाइक व्हाट, ऑरिकल्स। फिर पल्स रेट जो है अगर ज्यादा हुआ, 100 से अगर ज्यादा हुआ, बी केयरफुल, ये टेक्निकल टर्म, उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकी मतलब मोर, और अगर पल्स रेट 60 से कम हो गया तो उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। यानी कि अगर हार्ट बीट की बात करेंगे, हार्ट रेट की बात करेंगे, तो एवरेज कितना है, वो है आपका 60 to 100। तो नॉर्मल हम लोग इसका एवरेज इज 72 बीट्स माना जाता है। ओके, तो रेंज जो है 60 to 100। अगर आपको रेंज आ गया पल्स रेट या हार्ट रेट का, तो पल्स रेट ही देखो हार्ट रेट है। ओके, ऊपर वाले लाइन में इसी में आपको दिख रहा है पल्स जो है वही हार्ट बीट के इक्विवेलेंट है। फिर सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर जो वेंट्रिकल आर्टरीज में अप्लाई करता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेशर या पंपिंग प्रेशर भी कहते हैं, उसको पंपिंग प्रेशर भी कहते हैं। तो वो होता है 120 के बराबर। और जब रिलैक्सेशन होता है, आर्टिकल जब रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं, तो उसको कहते हैं रेस्टिंग या फिलिंग प्रेशर, वो 80 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो इन्हीं दोनों वैल्यू को जो हम लोग रेशियो में लिखते हैं, एसपी अपॉन डीपीबी, ये बन जाता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जनरली आर्टरी का माना जाता है, इसके लिए उसको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो दोनों, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को एक टर्म दिया हुआ है पल्स प्रेशर, जिसको पीपी भी कहते हैं, जो 40 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। ओके, तो ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया, नॉर्मल से कम हो गया, तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, और नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, उसी को हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, HBPV कहते हैं। तो देखो, तो वैल्यू याद रखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो 140/90 से ज्यादा तो हाइपर, 90 और 60 से कम उसको कहते हैं हाइपो। तो ये पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP। ओके, फिर ECG करने के टाइम पे देखो 4 इलेक्ट्रोड लिम्स में रखे जाते हैं, 2 आर्म्स में और 2 लेग्स में अटैच किए जाते हैं, और बाकी के जो 6 है इलेक्ट्रोड्स है वो आपके चेस्ट में अटैच किया जाता है। चेस्ट इलेक्ट्रोड टोटल होते हैं 6 और लिम्स में होते हैं आपके 4। 3 टाइप के ब्लड वेसल यहाँ पे वापस रिपीट हुआ है। हाँ, नॉर्मल ECG में 3 डिफरेंट टाइप्स के वेव्स आपको मिलेंगे, मतलब ना, एक होता है P वेव जो इंडिकेट करता है ऑरिक्यूलर सिस्टोल, QRS वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और आपका T वेव हो गया वेंट्रिकुलर व डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस पे फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी डायग्राम है उन सब पे फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा। ओके, आपके ये नॉर्मल ECG पे भी आपका इवन MCQ, फिगर बेस्ड MCQ भी आया है 2 बार।